यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुभम सिंह जी। और शुभम सिंह एस्ट्रोलॉजर हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर तो ये हैं ही, लेकिन इसके साथ फेस रीडर हैं, मास्टर नंबरोलॉजिस्ट हैं, साइकिक रीडर हैं, फिजियोनॉमिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले तो शुभम सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। वेलकम टू माय शो। जी, नमस्कार। नमस्कार। शुभम सिंह जी, हम ये तो देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे बड़ा काम होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी पे भी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे भी बहुत हमें मिल जाते हैं लोग, वास्तु एक्सपर्ट भी। लेकिन साथ में वो फेस रीडर भी हों, साइकिक रीडर भी हों, नमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट भी हों। दिस इज अमेजिंग। और मैंने जो भी आपके बारे में पढ़ा और देखा है, उसमें आप जेन्युइनली ये सब इसके एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। सिर्फ आइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और साथ में फेस रीडिंग और साइकिक रीडिंग, ये दोनों ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं? बात की जाए एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में 78 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं। इसमें टारो कार्ड रीडिंग, इसमें पेंडुलम ड्राउजिंग, वैदिक चार्ट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ये सारे कैटेगरीज इस एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इनमें डिफरेंशिएशन की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग पार्ट के डिफरेंशिएशन में अगर हम बात करें वैदिक की, तो वैदिक में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से कुंडली के बारे में बताते हैं। और अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो न्यूमरोलॉजी में हम सिर्फ नंबर्स से चीजों को देखते हैं, जो कि प्लैनेटरी पोजीशंस को कंपेयर करता है। फेस रीडिंग की बात करें, तो फेस रीडिंग एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत पुराने अलग अलग कंटेक्स्ट से आया है। सम पार्ट इज डिराइव फ्रॉम चाइना, सम पार्ट इज डिराइव फ्रॉम एशिया, सम में आप समझे कि किस तरीके से ना इसमें इवैल्यूएशन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से आया है। आपके शरीर की एक एक नस जो कि मस्कुलर एक्टिविटी को गवर्न करती है, इसके बेसिस पे आपके एक्सप्रेशंस और आपके प्लानिटरी पोजीशंस का कॉम्बिनेशन हम जज करते हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। ये एक्चुअली में साइंटिफिक पार्ट है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कंपेयर कर ले जाते हैं। और साइकिक रीडिंग इज समथिंग व्हिच इज गॉड गिफ्टेड। इट कैन नॉट बी लर्न फ्रॉम एनीवेयर, इट कैन नॉट बी स्टडीड फ्रॉम एनीवेयर, एंड इट इज ऑलवेज अ गॉड गिफ्टेड सिस्टम। इसमें हमेशा ये होता है कि आपको कहीं से ऐसी पावर मिल जाती है कि आप बस दूसरों के बारे में जानना बताना सीख जाते हैं। अदर देन दैट, अगर हम बात करें कि न्यूमरोलॉजी की, वास्तु रीडिंग की, तो ये सब साइंटिफिक स्टडीज है जो अगेन एस्ट्रोलॉजी के अंडर में आती है। तो ये तो आपने जो बताया उसके अंदर खास तौर पर जो फेस रीडिंग है और साइकिक रीडिंग है, आप जी। साइकिक रीडर कैसे बने? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, नंबरोलॉजी में तो उसका एक खास एक पैटर्न है जिसको आप सीखते हैं, उसमें ट्रेनिंग, अपने आप को ट्रेन करते हैं और उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। लेकिन फेस रीडिंग और साइकिक रीडिंग के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए जो हर एक में नहीं हो सकती। एम आई राइट? एग्जैक्टली। तो अब ये साइकिक रीडिंग का जो पार्ट है, ये एक्चुअली में आता है रियलाइजेशन से। एंड अब इंसान को अपनी इस शक्तियों का रियलाइजेशन कब होता है, कैसे होता है, नोबडी नोज। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई टेल यू दैट regarding in my case, I got to realize this in very childhood with some kind of incidences which were very normal for other kind of person. Like I was playing ludo, एंड लूडो खेलते वक्त अगर मैं जो मन में नंबर सोचूं, वो नंबर एक्चुअली में डाइस पे आ जा रहा है, रिप्रेजेंट हो जा रहा है, तो इट कैन हैपन वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, नॉट ऑल द टाइम। एंड गेसिंग पावर किसी की बहुत ज्यादा तेज हो जा रही है कि आप कोई भी चीज गेस कर रहे हो सामने वाले के बारे में और वो चीज एकदम एग्जैक्टली निकल जा रही है। अब किसी को नहीं जानते, बस आपके दिमाग में आ रहा है कि इसका नाम आर से शुरू होना चाहिए, जे से शुरू होना चाहिए, और वो चीज एकदम से हिट कर जा रही है। तब आपको विद इन योर सेल्फ रियलाइज होता है कि कुछ तो स्पेशल है जो बाकियों में नहीं है। तो इसका प्रोसेस ही रियलाइजेशन से स्टार्ट होता है। अब रियलाइजेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक सेल्फ रियलाइजेशन, क्या हम खुद ये चीज पहचान जाए, और एक इंटर रियलाइजेशन की कोई हमें आकर के बताए कि यार तुमने जो कहा था वो तो बिल्कुल सही निकला। तो या तो बाहर से हमें पता चले या तो खुद से हमें पता चले। यही दो तरीके होते हैं इसके, कि हम पता कर सकते हैं कि साइकिक रीडर हम हैं कि नहीं है, हमारे पास कोई स्पेशल पावर्स है कि नहीं है। इसको बहुत लोग तुक्का भी बोलते हैं, इसको बहुत लोग गेस पावर भी बोलते हैं, बट ये तुक्के से थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि आप भविष्य की चीजों को भी देख पाते हैं। बेसिकली तब साइकिक रीडिंग ज्यादा रेलेवेंट होती है कि आप आने वाले नंबर, होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता रहे हो। दैट इज द मेन पार्ट। और इसकी तो कंडीशन है तो बेसिकली कि आप आप जान साइकिक। लेते हैं, आप भविष्य को हाँ भी जी। जान लेते हैं, आपके अंदर इतनी पावर्स हो चुकी हैं कि आप इंसान को देख के, किसी भी आदमी को, किसी भी महिला को, किसी को देखकर उसके बारे में अपनी साइकिक एबिलिटी से बहुत कुछ बता सकते हैं, जो कि सही जी। साबित होता है। एम आई राइट? यस एग्जैक्टली।
अच्छा, मैंने देखा कि पता चला कि आपके क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। लोग आपसे इसलिए कांटेक्ट करते हैं कि किसी ने किसी को पहचानना हो, यानी किसी के क्लाइंट्स हों, किसी ने किसी पे भरोसा करना या नहीं करना, ट्रस्ट करना या नहीं करना, इसके लिए वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और आप उनसे फिर जो है अपने क्लाइंट से उनको बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको सजेशंस देते हैं, रेकमेंड करते हैं। तो ये बात तो है कि आप पूरे इंडिया में हैं आपके क्लाइंट्स? नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड है, इंडिया के अलावा ऑल भी ओवर है। वर्ल्ड हैं? जी, ऑल ओवर अच्छा, वर्ल्ड है। अच्छा, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप अपने बारे में बहुत कम बताते हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम इससे पहले कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि आज हम एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करेंगे और हम दुनिया की प्रिडिक्शंस के पे भी इनसे बात करेंगे, दुनिया के विजुअल लेवल पर ज़ोडिएक साइंस हैं, हम उस पे भी बात करेंगे, यानी अपने व्यूअर्स के ज़ोडिएक साइंस पे भी कुछ थोड़ी प्रिडिक्शंस इनसे पूछेंगे कि आप सब लोगों का जो 2025 ईयर है वो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले कि कैसे फेस रीडिंग में क्या-क्या रीड किया जा सकता है? कैसे रीड करते हैं कि इसका फेस ऐसा है तो ये ऐसा है, इसकी आँखें ऐसी हैं तो इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये ऐसे चलता है? एग्ज़ैक्टली ऐसे ही चलता है। हम फेस के हर एक स्ट्रक्चर को पार्ट बाय पार्ट एग्ज़ामिन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप अगर अपनी आईब्रोज़ को देखें, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट अगर आपको पता हो, आपकी एक आईब्रो ऊपर है और एक आईब्रो नीचे है। अलाइनमेंट आपके आईब्रो का स्ट्रेट नहीं है, ठीक है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। आपकी दूसरी चीज़ क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखेंगे तो आपके अपर लिप में जो है बेंड बहुत ब्रॉड है। बहुत लोगों की अगर आपने लिप्स देखे होंगे तो बहुत शॉर्ट होती हैं और वो बेंड जो होता है, जो ऊपर का ये जो बो बनता है, ये बहुत छोटा बनता है, पर आपका बहुत ब्रॉड है, ठीक है? इसका भी कुछ मतलब होता है। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ, आपके लिप्स से शुरू करता हूँ। तो जैसे कि आपके अपर लिप्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, इस तरह का इंसान ऐसा होता है जो हर एक छोटे-छोटे दायरों में भी इंसान के एक्शंस आने वाले एक्शंस को नोटिस करता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ़ इकोनॉमिकली किसी को जज करेंगी, फाइनेंशियली किसी को जज करेंगी या फिर इमोशनली किसी का कोई चीज़ जज करेंगी। आपके लिए हर एक फ़ील्ड, हर एक मौके पे इम्पोर्टेंट है। आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक टाइम ही होता है। जैसे फॉर कुछ लोग होते हैं ना, मेरा बर्थडे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए कोई मुझे प्यार से बात करे सिर्फ़ यही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सिर्फ़ ऐसा नहीं है। आपके लिए अगर आपके साथ कोई 24 घंटे बिता रहा है, तो 24 घंटे में हर एक हरकत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये हो जाता है। आपसे कोई हाय कैसे बोल के जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे कोई बाय कैसे बोल के जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप तब समझती हैं। जैसे आपको किसी ने कोई लंबा-सा पैराग्राफ भेजा, आप मन में रीड करके उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप मुँह से बोल कर पढ़ेंगी और आप लिखेंगी भी ना तो मुँह से बोल करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसा है तो चलो रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड पहले आपकी आँखें अगर आपकी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ आपने देखी हो, तो आपकी आँखें थोड़ी बाहर की तरफ थी। अब ये थोड़ी अंदर की तरफ हो गई। इसका मतलब ये है कि बचपन में थोड़ी-सी आप बहुत एक्सप्रेसिव थीं, लेकिन अब जाकर के थोड़ा-सा आप अपने आप को कंज़र्व की हैं जाकर के, मतलब पहले के मुकाबले। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ, आपका जो ये फेस है, इसमें जिस तरफ लैंप रखा है, ये राइट है या लेफ्ट है? जिस तरफ लैंप है, हाँ जी, अच्छा ये लेफ्ट है जी। ये लेफ्ट ये है कह रहे हैं और ना आप, ये लेफ्ट है हाँ, जी। ये लेफ्ट है। तो इसका मतलब हमारे फेस को अगर हम 20 से डिवाइड करें, तो हमारे फेस का जो राइटेस्ट पार्ट होता है, ये मेल एनर्जी से गवर्न होता है और जो हमारे फेस का लेफ्टेस्ट पार्ट होता है, ये फीमेल एनर्जी से गवर्न होता है। ठीक है? तो आपके लेफ्ट आईब्रो ऊपर है। इसका मतलब आपके अंदर की फेमिनिज़्म वाली जो एनर्जी है ना, फीमेल एनर्जी है, ये एक्टिवेटेड है और जो मेल एनर्जी है, वो थोड़ी-सी डीएक्टिवेटेड है। इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकैलिटी से ज़्यादा इमोशनैलिटी से गवर्न होती हैं। नहीं, आपको कोई मेरा हर ये कोई की ये तरफ जो ये जो ये जो है ये लेफ्ट साइड है। हाँ जी, ये लेफ्ट साइड है तो ये इमोशनल हुँ। साइड हो गया और जो राइट साइड है वो आपका प्रैक्टिकल साइड हो गया। तो मतलब आपका इमोशनैलिटी बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये है कि आप सामने से कितनी भी रूड दिखाई दें, अंदर आपके बात दिल के चुभ जाएगी, आप किसी को एक्सप्रेस नहीं करेंगी, बट बात दिल पे पहले लगती है, दिमाग में बाद में लगती है। आपके साथ ये होता है। बेसिकली ऐसा सीन है। आप किसी के सामने रो कर नहीं दिखा सकती, आप किसी से हेल्प नहीं माँग सकती। आपको खुददारी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। बेसिकली ये सब चीज़ें हैं आपके साथ। आप जल्दी किसी को सॉरी, थैंक यू नहीं बोलेंगे अनटिल अनलेस कि यू हैव रियलाइज्ड दैट दिस शुड बी डन टू दैट पर्सन। सॉरी बोलने का भी सीन तभी होगा जब आप पूरा केस एग्ज़ामिन कर चुकी होंगी कि हाँ, इसे अब सॉरी बोल देना चाहिए। बेसिकली ऐसा सीन है। तो ये सब आपके नेचर में आता है। अदर देन दैट आपसे कोई कह करके आपको जो है वो नहीं कर सकता, इन्वॉल्व नहीं करा सकता किसी भी पार्टी में, किसी भी फंक्शन में क्योंकि आपके चीक बोन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। चीक बोन्स ये डिनोट करते हैं कि कौन इंसान कितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा दूसरों के साथ। आपको कोई वही बुला करके अपने साथ ले जा सकता है जिसको आप अपने से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती हो। अदरवाइज़ कोई भी आपको कोई अपने से बुला करके नहीं ले जा पाएगा। तो इस तरीके से धीरे-धीरे चीज़ें पता चलती हैं। अब डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 374 कहीं न कहीं से आना चाहिए। कहीं से भी होगा बट आएगा ज़रूर। तो ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। ओह माय तो गुडनेस! तो इन्होंने तज्ज़िया किया है, उसमें से मैं ये कहूँगी 80% 80% इज़ करेक्ट।
80% इज करेक्ट। चाइनीज फेस रीडिंग और इंडियन फेस रीडिंग के कॉम्बिनेशन की नॉलेज ये कहती है कि अगर आपको किसी भी चेहरे को देखना है तो आप सबसे पहले दो चीज देखते हैं। पहले उसका ईगो एंड एटीट्यूड कि उसके साथ आपकी जमेगी कि नहीं जमेगी, और दूसरा ट्रस्ट फैक्टर कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और जब तक हम इन दो पॉइंट्स को नहीं चेक कर लेते हम आगे किसी के साथ भी इनिशिएट नहीं करते। नॉर्मली भी यही होता है हमारे साथ में, जिसके साथ हमारी वाइब मैच होती है हम उसके साथ ओपन अप हो जाते हैं, और जिसके साथ हमें लगता है कि ट्रस्टेबल फैक्टर है उसी के साथ हम चीजें शेयर कर पाते हैं। तो ये दो चीजों को चेक करने के कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईब्रोज जो होते हैं इनमें कट नहीं होना चाहिए। अगर किसी के भी आईब्रो में हल्का सा कट है, एक्सीडेंटली, मैनुअली और एनीवेज कैसे भी करके अगर कट है, तो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा कनिंग होता है, चंट होता है, और बहुत ज्यादा शातिर होता है। बेसिकली ऐसे लोगों के बातों पे आप भरोसा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर किसी के जैसे लोअर लिप हैं, ये बहुत ज्यादा पतले हैं अपर लिप के मुकाबले, ऐसा इंसान हद से ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। बगल में बम भी फट जाएगा ना तो पूछने ही नहीं जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको सिर्फ अपने से मतलब होता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी आंखें बहुत अंदर की तरफ घुसी हुई हैं, बहुत छोटी हैं, मतलब नाक से बहुत पास में है, तो ऐसे लोग निहायत ही शक्की किस्म के इंसान होते हैं। इन पे आप कितना भी इनको भरोसा करके बताएं, ये उस चीज को आइदर वाइज नहीं ले जाएंगे, ये हमेशा उसको अल्टीमेटली मतलब अल्टे तरीके से ले जाएंगे कि आपने बोला है कि मुझे मार्केट में लेट हो गया, बट ये समझेंगे कि अच्छा घूम रहा था बहाना बना रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली ये इन लोग के साथ होता है। ये तीन पॉइंट्स हम सबसे पहले देखते हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं नाक। अगर किसी की नाक ऊपर की तरफ उठी हुई है या उसकी नाक में हल्का सा बेंडिंग नेचर है, ऐसे लोगों के ऊपर आप ये समझिए कि डिसिप्लिन फैक्टर नहीं होता। ये जो कहेंगे वो करेंगे नहीं, और जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। तो बेसिकली ये तीन चीज हम देखते हैं। तो ईगो का फैक्टर, ट्रस्ट का फैक्टर, इन तीन पॉइंट से सबसे पहले जज किया जाता है। अगर ये तीन चीज सही मिली तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। वाह। अच्छा, ओके। तो ये तो हो गई, ये आपने अब जो ये तो हो गया फेस रीडिंग। साइकिक जी, रीडिंग क्या है, इससे कितनी कैसे डिफरेंट है और उसमें आप क्या करते हैं? साइकिक रीडिंग एक तरह का स्पेशल एबिलिटी पावर है, गॉड गिफ्टेड होता है। ये एक ऐसी पावर है जिसमें आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बिना किसी जानकारी के प्राप्त हो सकता है। सपने के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, मन में विजन्स आ सकते हैं, आंखों के सामने चित्र घूम सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड साइकिक रीडिंग जो होती है इसका बेस ये है कि ये 5 कंडीशन से प्राप्त होती है। पहला, कि आपका कोई पूर्वज जो सिर्फ आपको प्यारा हो या वो आपको प्यारा मानते हो और वो गुजर जाएँ आपको याद करते-करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई दादी हो, नानी हो, मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, बहन हो, वो आपसे इतना प्यार करते थे कि जाते-जाते भी वो आपका नाम लेकर के चले गए। तो वो आपके साथ अटैच्ड हो जाते हैं, इस उम्मीद से कि आप उनका कोई अधूरा काम पूरा करोगे। वो आपको पावर्स देते हैं, वो आपको शक्तियाँ देते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी की डेथ अपने ठीक आँखों के सामने देखी हो, तो वो भी आपसे अटैच हो सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ये होता है कि वो आपके साथ अपने ऑरा को कनेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी वजह से भी आपको पावर प्राप्त होती है। तीसरा, कि किसी स्पिरिट की होस्टिंग हो जाए आपके ऊपर, कोई ऐसी अनजान स्पिरिट जो आपके साथ सिर्फ़ इसलिए जुड़ना चाहती हो ताकि वो आपसे कोई अपना मतलब निकाल सके या फिर अपना कोई मोटिव पूरा करा सके, इस वजह से भी साइकिक पावर्स प्राप्त होती हैं। चौथा, आप ह्यूमन लिमिट्स को एक्सटेंड कर दो तपस्या से, तप से, बहुत ज़्यादा अपने योग साधना से, कि आप जो है ऐसी पावर्स को खुद गेन कर सको। और पाँचवाँ, कि ये होता है कि इसमें इट्स लाइक कि आपको किसी का आशीर्वाद प्रदान हो जाए, जैसे आपका कोई गुरु है, उसके पास पहले से पावर्स थी और वो आपको ट्रांसफर चला जाए। तो ऐसे मायनों में आपको साइकिक पावर्स प्राप्त होती हैं। ये बताएं कि जो साइकिक एज ए साइकिक रीडर आप किसी को देखते हैं, तो कोई इंसान आपके सामने है, तो उसके बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या मैं बता देते हैं लोगों को? मैं आपको एक रीसेंट स्टोरी सुनाता हूँ। ये मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी सुनाई थी कि हुआ ये था कि मेरा नया घर बन रहा था एंड देयर वाज़ अ गार्ड फॉर दैट हाउस। एंड गार्ड ने कहा कि मैं अपने किसी जानने वाले को आपसे मिलाना चाहता हूँ और वो अपने बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। तो वो गाँव के प्रधान थे। तो जो गाँव के प्रधान थे वो मेरे से मिलने आए और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके बेटे को एक बीमारी हो गई थी पैर में जो ठीक नहीं हो रही थी और 3 साल से ठीक नहीं हो रही थी एंड ही वाज़ अबाउट टू डाई। एंड ही वाज़ जस्ट विलिंग टू नो कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या सीन है। तो देखते ही मान उनके घर की तरफ मुझे बस इतना समझ में आया, मतलब उनके चेहरे से ही देख कर के मुझे बस इतना पूछना था उनसे कि क्या उनके घर के बगल में कोई खाली प्लॉट है? उन्होंने बोला हाँ है। मैंने बोला वहाँ पे इकलौता एक पेड़ है नीम का? उन्होंने बोला हाँ है। मैंने बोला आपका कोई बेड है जिसकी एक टाँग टूटी हुई है? उन्होंने बोला हाँ है। और फिर मैंने बोला कि उस पेड़ के नीचे 3 बच्चों की लाशें गड़ी हैं जिसके बारे में आपको पता है? तो उन्होंने बोला हाँ है। और उसके बाद मैंने बोला कि उसी की वजह से आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है जो कि खत्म नहीं हो रही। बाद में इतनी कन्वर्सेशन होने के बाद जब वो विदा हो गए मेरे से,
तो उस गार्ड ने बताया कि ये आदमी का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि ये पहले he used to be very aggressive and he killed that 3 sons of his own and he buried under that tree. एंड ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। तो बेसिकली ऐसी चीजें भी दिख जाती हैं। अगर आप साइकिक रीडिंग की बात करें तो आपके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी, कहाँ नहीं रखी, सब पता चलता है। इट्स ऑल अबाउट द कनेक्ट कि आप किस इंसान से कितना कनेक्ट करते हो। ज्यादा कनेक्ट करोगे तो ज्यादा पता चलेगा, नहीं कनेक्ट करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तो बेसिकली कनेक्शन के ऊपर होता है। तो ठीक। विजन मुझे जी ये बताइए कि ये जो वास्तु एक्सपर्ट और वैदिक एक्सपर्ट, वैदिक जी। एस्ट्रोलॉजी, ये कैसे फर्क है? और इसमें कहते हैं कि जो जैसे सनातन धर्म की बात करते हैं कि उसके अंदर भारत में ये जो एक तो ये नॉलेज, ये वाली नॉलेज, खैर खैर कौन सी नॉलेज नहीं है वहां पर, एशियन नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये वाली जो भी नॉलेज है, कहा जाता है कि वहां पे एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप इससे एग्री करेंगे? इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। आप अगर भारतीय सनातन संस्कृति का इतिहास पढ़ें तो सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भारत में ही है। और दूसरी चीज ये है कि इस सिविलाइजेशन के बारे में पता भले बाद में लोगों को लगा हो, बट सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के सारे प्रूफ्स इंडिया में ही है। और इंडिया के पास, भारत के पास इतना कुछ रहा है ज्ञान के तौर पर कि वो फॉरेन इन्वेडर्स के आने की वजह से बट गया। फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्वेडर्स ऐसे थे जो हमारे वेद, शास्त्र, उपनिषद यहाँ से उठा कर ले गए भारत से। एंड बहुत सालों तक वो भारत से दूर रहा और उसकी वजह से वो उन विदेशी संस्कृतियों में भारत का ज्ञान पहुंचा। वापस उसे इंडिया लाया गया समहाउ कैसे भी करके। फिर उसके बाद यहाँ के कई सारे नॉलेज में तो इनफैक्ट आपको पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी उसको जला दी गई, उसमें कितनी सारी किताबें थी। तो बेसिकली बहुत सारा नॉलेज तो ऐसा है जो हम अभी जानते ही नहीं है, जो सिर्फ इंसान टू इंसान ट्रांसफर हो रहा है बट किसी रिटन कंटेक्स्ट में नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी नॉलेज है और बहुत एंशिएंट नॉलेज है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऋषि चरक की, तो चरक संहिता ने हमें जो है सभी प्रकार के खाने की सामग्रियों के बारे में बताया कि कैसे खाने से रिलेटेड चीजें होती हैं। प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड सारी नॉलेज, बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो भारत प्रोवाइड करता है। और भारत में एस्ट्रोलॉजी को लेकर के कहा जाए तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत एंशिएंट नॉलेज है इसमें। क्योंकि जैसे सूर्य से पृथ्वी की अगर हम दूरी की बात कर लें तो ये आपको हनुमान चालीसा में देखने को मिल जाती है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि 9 ग्रहों के बारे में, जब टेलीस्कोप तक नहीं पता बना था तब भी हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में 9 ग्रहों का नॉलेज इंक्लूडेड था। सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, इसके अलावा अन्य 9 ग्रह होते हैं। ये सब भी कैसे पता चला? ये सब हमारे संस्कृति में बहुत पहले से इंक्लूडेड है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो नन अदर देन शून्य, जीरो का इन्वेंशन, जिसकी वजह से डेसिमल्स का इन्वेंशन, फ्रैक्शन का इन्वेंशन, सब भारत का ही देन है। नॉलेज तो बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा। और एस्ट्रोलॉजी की फील्ड की बात करें तो इसमें तो आप समझिए कि कोई लिमिट ही नहीं है। वैदिक तो सिर्फ ये बताता है कि प्लैनेटरी पोजीशंस क्या होती हैं। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। बट इसके अलावा देयर इज मच मोर, देयर इज मच मोर। आप वास्तु कई सारी एक्सपर्ट। वास्तु इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ओनली। वास्तु का शास्त्र ये कहता है कि हर एक एलिमेंट में एक ग्रह का इफेक्ट होता है। हर एक एलिमेंट में, फॉर एग्जाम्पल लोहे में शनि का इफेक्ट होता है, गोल्ड में सूर्य बृहस्पति का इफेक्ट होता है, कॉपर में सूर्य का इफेक्ट होता है। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के मेटल्स का इफेक्ट, मतलब अलग अलग मेटल्स का अलग अलग प्लांट्स में इफेक्ट होता है। तो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। इसी के प्लेसमेंट्स और इन्हीं की एनर्जीज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें भी बहुत कैलकुलेशन ही है, ये पूरा साइंटिफिक लॉजिक ही लगता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका ये पूरा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें सारी किताबें भरी हुई हैं, ठीक है। अब किताब जो है वो बृहस्पति से डिनोट होता है, बट इनका कलेक्शन एक भारी सामान को डिनोट करता है। भारी सामान इज नोन फॉर वेस्ट। तो या तो ये डायरेक्शन वेस्ट में होगी या तो ये डायरेक्शन साउथ वेस्ट में होगी। दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में इस किताब का होना तय हो सकता है। तो इस तरीके से हम मटेरियल्स को देख करके, उनकी प्लेसमेंट्स को देख करके बता सकते हैं कि वो कौन सी डायरेक्शन में रखी होगी और कौन सी डायरेक्शन में उसे होना चाहिए। ये सब पता चलता है। बंद होने के बाद हल्की सी क्रीज लाइन रह जाती हो, हल्का सा ऐसे ऐसे ना, हल्की सी हल्की लाइन रह जाती हो, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज दे प्रूव टू बी अ साइकोपैथ, दे प्रूव टू बी वेरी मच इनसिक्योर और बहुत ज्यादा इम्पल्सिव और बहुत एग्रेसिव काइंड ऑफ पर्सन। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका आपको फोरहेड बहुत ज्यादा छोटा मिले, तो ऐसे लोग बहुत निहायती ढीठ और जिद्दी होते हैं, इनके साथ जिंदगी बिताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये सब चीजें तो आपको नहीं देखनी चाहिए। इसके अलावा और क्या जो आप अवॉइड कर सकते हो वो ये है कि अगर किसी के जो है ना, फॉर एग्जांपल कान में मल्टीपल पियर्सिंग हो रखा है, स्पेशली गर्ल्स कराती हैं, तो ये अवॉइडिंग होता है। क्योंकि जिस भी लड़की के मल्टीपल पियर्सिंग हो जाता है, इनका वीनस खराब हो जाता है, इनका सूर्य खराब हो जाता है, दोनों खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनके 2 शादी के योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं। तो ऐसे रियली? लड़की। रियली? हाँ। ये तो क्योंकि लोगों को इस बात का तो बिल्कुल नहीं पता
कोई नहीं जानता पता। ही नहीं होगा ये बात। ये तो बहुत लोगों को जानते हैं। मल्टी पियर्सिंग जो है वो तो बहुत ज्यादा है, वेस्ट में भी, कॉमन। पूरी जी दुनिया में, बहुत। इंडिया में भी। हाँ। जी। तो ये तो ये आपने कहा कि उसका वीनस खराब होता है। हाँ, कान में सूर्य वास करता है और जो छेद होता है वो केतु होता है। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इमेज कॉन्शियसनेस जो दूसरों के अंदर बनती है वो खराब होने लगती है। वीनस भी इसमें इंक्लूड होता है, इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि जब हम पियर्सिंग कराते हैं कान में, तो जब मल्टीपल पियर्सिंग हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सूर्य बिगड़ जाता है, तो उसकी वजह से वीनस एक्टिवेट हो जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाता है। सूर्य कमजोर होगा तो उसका दुश्मन प्लांट अपने आप हावी होने लग जाएगा। और इससे क्या होता है कि इंसान जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब कैसे कहेंगे, डिपेंडेंसी वाले फैक्टर पे आ जाता है। जो 2025 है, दुनिया के लिए कैसा देख रहे हैं 2025 आप? अगर हम इसे जनरल तरीके से बात करें तो 2025 sums to 9, and 9 is known for Mars. Mars is known for भाई बहन, Mars is known for co-workers, Mars is known for impulsiveness, Mars is known for health, Mars is known for natural disaster and destruction. ये सब चीजों का साल होता है ये। तो बेसिकली इस साल आपको कुछ नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस साल आपको कुछ डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। इस साल आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे। इस साल आपको अपने को वर्कर्स, भाई बहनों से थोड़ा सा कुछ अनबन या बहुत अच्छी चीजें देखने को, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों देखने को मिलेगा। तो मंगल जिन जिन चीजों के लिए जाना जाता है, पूरा 2025 उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग चलेगा। तो मंगल हेल्थ, डिजास्टर, भाई बहन, को वर्कर्स, लेबर्स, इम्पल्सिवनेस, एंगर और नेचुरल डिजास्टर, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम प्रयागराज एंड आई नो द लोकल न्यूज ऑफ दैट प्लेस। जैसे अभी महाकुंभ हुआ है 2025 का। महाकुंभ में 29 ऑफ जनवरी मौनी अमावस्या के दिन बहुत बड़ी भगदड़ मची थी। साल की शुरुआत में आपको एक तरह का डिजास्टर देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखने को मिल रही, डेथ देखने को मिल रहा है। मंगल इज ऑल्सो दैट गॉड ऑफ डेथ, तो आपको डेथ देखने को मिल गई शुरुआती साल में। तो बेसिकली ऐसे ही आगे भी और आपको चीजें मिलेंगी। अभी आप अप्रैल देखिएगा, अप्रैल में फॉर श्योर कोई ना कोई आपको मतलब ड्रामा देखने को मिलेगा आप ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे वो जैसे कोविड आया था, समथिंग लाइक कोविड, कि कोई एक नई बीमारी इजाद हुई है या एक नई बीमारी का जो है विस्तार हो रहा है, इस टाइप का कुछ हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर के तौर पे बात करें तो सुनामी, भूकंप, ये सब के भी इंसिडेंसेस इस पूरे साल भर के कहीं ना किसी किसी नहीं मौके पे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सितंबर और अप्रैल एंड दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं इस साल के जिसमें कुछ ना कुछ होना तय है नेगेटिव सेंस में। तो ये होगा और इसका ठीक। इसका एक्सपीरियंस सब लोग करेंगे। अच्छा, जरा वन टू वन अगर हम आ जाएं जॉडिएक साइंस की तरफ, तो आपको, मुझे तो वो लाइन से याद नहीं रहते, अगर आपको हाँ याद है मैं तो बता रहा जरा हूँ। पहले तो से लेकर एंड तक 2025 जरा अगर थोड़ा हम थोड़ा जोडियाक, बता दें। जी 2025 अगर हम जोडियाक साइंस के हिसाब से बात करें तो शुरू करते हैं पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी ही मंगल होता है और मंगल का ही साल चल रहा है। ये लोगों के लिए हर प्रकार की चीजें पाने का साल है, अगर ये जिद पाल ले तो, और ये सॉरी अपने मुझे गुस्से को कंट्रोल रखना। मुझे जी मुझे सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप इसको जो जोडिएक है उसको इंग्लिश में भी बोल दें, क्योंकि बहुत सारे ओके लोग बाय। ऐसे इंग्लिश हाँ, तो मुझे भी नहीं पता। फर्स्ट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जोडियाक इज एरीज, दैट इज नोन फॉर मेष राशि। एंड मेष राशि एंड एरीज के लिए सबसे पहला, ये इनका रूलिंग प्लैनेट ही मंगल होता है, दैट इज मार्स। एंड मार्स का ही साल चल रहा है, तो इनके लिए सब कुछ अचीव करने का ये साल है। जस्ट दे हैव टू कीप कंट्रोल ऑन देयर एंगर एंड दे हैव टू कीप कंट्रोल ओवर देयर विल पावर। इनकी जिद ही इनको सब कुछ दिलाएगी। अगर ये डिटरमाइंड है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो इनको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरा सेकंड राशि इज टॉरस, दैट इज वृषभ राशि। टॉरस राशि वालों के लिए ये साल ऐसा है कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को रेडी है, अगर ये अपने आप को जोन से बाहर निकालने को रेडी है, तो इनको सब कुछ मिलेगा। बस इनको क्या करना है, इनको सीक्रेटिव रहना है। इनकी आदत है ये फ्लॉन्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा, तो इसकी वजह से इनका नुकसान होता है। एंड दे नीड टू पुट सम काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ मनी एज अ बैकअप। इनको बैकअप रखना बहुत जरूरी है इस साल। तीसरा है जेमिनाई राशि। जेमिनाई इज नोन फॉर मिथुन। मिथुन राशि के लिए ये साल थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, बिकॉज इनकी वाणी इनके खिलाफ जा सकती है। इनको कोशिश करनी है कि किसी से बोल करके काम ना करें, किसी के सामने बहुत ज्यादा अपनी चीजों को एक्सप्रेस ना करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। अगर इन्होंने कहीं पे भी बैक बिचिंग करना शुरू की इस साल, तो सब कुछ इनके ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और इनको कहीं ना कहीं लीगल केसेस में भी पड़ना पड़ सकता है। फोर्थ राशि इज कैंसर, यानी कि कर्क राशि। कैंसर इज रूल्ड बाय मून एंड इसके लिए 2025 का ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है।
बिकॉज़ इस साल इनको क्या है कि इनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसमें इनको ना मतलब जो बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे किसी चीज़ के एंड होने का, किसी चीज़ के खत्म होने का, वो सब इनके साथ होगा। लड़का नहीं मिल रहा था तो लड़का मिल जाएगा, लड़की नहीं मिल रही थी तो लड़की मिल जाएगी, केस खत्म होने का इंतज़ार कर रहे थे तो केस खत्म हो जाएगा। जो भी चीज़ की एंडिंग का ये वेट कर रहे थे वो इस साल हो जाएगा। बिकॉज़ 9 नंबर इज़ आल्सो नोन फॉर कंप्लीशन एंड दैट विल हेल्प इन गेटिंग कंप्लीटेड। इसके अलावा नेक्स्ट ज़ोडिएक इज़ लियो। लियो के लिए सीन ये है कि लियो विल गेट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, दे विल क्लियर आउट द एग्जाम्स एंड दे विल अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ। जस्ट दे नीड टू हैव अ रूटीन फॉर देयर हेल्थ। इनके पैर चलने चाहिए। अगर लियो वाले लोग एक जगह बैठकर काम करने की कोशिश करेंगे तो इनके लिए ये साल बहुत थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ जाएगा। एंड अदर देन दैट नेक्स्ट ज़ोडिएक इज़ वर्गो। वर्गो इज़ नोन फॉर कन्या राशि। कन्या राशि का रूलिंग प्लैनेट 5 होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए 2025 घर बुलाने का साल है। अगर ये फॉरेन में सेटल्ड हैं, तो इन्हें एक बार अपने घर आना पड़ेगा। अगर ये कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं या दूर अपने जन्म स्थान से जॉब कर रहे हैं, तो इन्हें एक बार घर विज़िट करना पड़ेगा। इन्हें किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत हो सकती है एंड इनको भी अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। अदर देन दैट अगर हम बात करें नेक्स्ट ज़ोडिएक की दैट इज़ लिब्रा, तुला राशि। तो लिब्रा वालों के लिए साइन अगेन अच्छा है। इनके रिलेशनशिप में कंप्लीशन होगा। ये ज़िद से शादी कर सकते हैं। लव मैरिज करने के लिए बहुत अच्छा साल है ये और ये चाहें तो अपनी फैमिली में आगे जाकर के बात बता सकते हैं। अपने भाई-बहनों के ज़रिए बताएँगे तो जल्दी काम हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। बस इन्हें अपना ब्लड टेस्ट कराते रहना है, अपने डॉक्टर का विजिट रेगुलर रखना है क्योंकि ये हेल्थ के मामले में निहायत ही लापरवाह किस्म के इंसान होते हैं। इनको अपनी हेल्थ की बिल्कुल परवाह नहीं होती है। कुछ लोगों को बहुत होती है बट बेसिकली नहीं होती है। तो ये इनको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। एंड द नेक्स्ट ज़ोडिएक इज सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए ये साल जो है अचीव करने का साल है, प्रमोशन मिलने का साल है, ग्रोथ मिलने का साल है। अगर अपने घर के आस-पास ट्रांसफर चाहते हो, अपने घर के आस-पास जॉब लोकेशन ढूँढना चाहते हो, तो वो हो जाएगा और चाहोगे तो किसी प्रकार का नया सेविंग्स और नई सोर्स ऑफ इनकम अगर क्रिएट करना चाहते हो, तो वो हो जाएगा। इस साल सैजिटेरियस वालों का साल बहुत अच्छा जाएगा। अदर देन दैट द नेक्स्ट ज़ोडिएक इज़ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। अगर हम कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो इनके लिए साल थोड़ा-सा खराब है। एंड एक्वेरियस एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न दोनों के लिए साल बहुत खराब है। लीगल मैटर्स में पड़ने का साल है। लोन बढ़ जाएगा, लोन चुकता नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा जो है फैमिली डिस्प्यूट्स में पड़ना पड़ सकता है। पेरेंटल प्रेशर से शादी हो सकती है। तो इनके लिए साल थोड़ा-सा खराब है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाइसेस द लास्ट ज़ोडिएक, पाइसेस वालों के लिए ये है कि इन्हें हेल्थ पे अगेन ध्यान देना है। पैर चलते रहने चाहिए इनके और इनके बॉडी में कभी भी किसी प्रकार का लीकेज नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे इनके पैर के तलवे ना फटें, होंठ ना फटे, स्किन ड्राई ना हो, ये सब चीज़ों का इनको ध्यान रखना है और अपनी डॉक्यूमेंटेशन का बैकअप बना के रखना है। इनकी डॉक्यूमेंट के लिए इनको बहुत दौड़-भाग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये है 12 ज़ोडिएक का पूरा 2025। अमेजिंग। आपकी जो नॉलेज है दैट इज अमेजिंग, रियली आई एम इम्प्रेस्ड शुभम जी। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर नॉलेज और जो आपकी स्पीकिंग पावर है, एक्सपर्टीज है, यानी आप उसको एक्सप्लेन भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं और एक्सप्लेन करने के साथ साथ आप डाउन टू अर्थ भी रहते हैं। अपने आप को कोई आप बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते, ये बड़ी अच्छी बात है। कम लोगों में ऐसा होता है इतनी नॉलेज जिनके पास हो। तो ये तो आज का रहा हमारा ये। अभी आपकी क्योंकि बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं, तो हम एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम नंबरोलॉजी पे भी बात करेंगे। अपने व्यूवर्स तक हमने उनके ज़ोडिएक साइंस पहुंचा दिए, लेकिन अगर व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि हम डिटेल में भी इसके ऊपर बात करें, तो हम दोबारा भी इनसे डिटेल में उस पर बात कर लेंगे। जो जो व्यूवर्स कहेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे नंबरोलॉजी पे भी कि किसका क्या नंबर है, कैसे होता है। तो ये जो है अच्छा। अब एंड में आखिरी नोट पर, क्योंकि जाहिर कि आप एक्सपर्ट हैं और लोग कोई ना कोई अच्छी चीज जानना चाहते हैं, 2025 में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या रिकमेंड करेंगे मासेस को, लोगों को, पब्लिक को कि अपने लिए, अपने घरों के लिए, या क्या कोई एक ऐसा काम वो करें कि जिससे बेहतरी आए उनकी, अच्छी रहे लाइफ। अगर उन्हें बेहतर बरकत और बहुत ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी की कामना है, तो इस 2025 में उन्हें 2 चीज़ें करनी चाहिए। पहला, लाल मिर्च का प्रयोग अपने खाने में बंद कर दें। लाल मिर्च के प्रयोग से इंटेस्टाइन खराब होता है, इंटेस्टाइन खराब होता है तो ब्लड इम्प्योर होता है, ब्लड इम्प्योर होता है तो स्किन खराब होती है, स्किन खराब होती है तो हेल्थ डिटेरियोरेट होती है। तो ये चीज़ उन्हें नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें जो है इस साल अपने अपने आप को एक जगह बैठने का काम नहीं कराना है। बिकॉज़ 2025 जो है उन लोगों के लिए ही अच्छा होगा जो दौड़-भाग करने की इच्छा रखेंगे। अगर बैठे-बिठाए कोई काम करने का सोच रहे हो तो नहीं पूरा होगा। और एक चीज़ और है,
रेड कलर की जितनी भी चीजें हैं उनका दान शुरू कर दो, स्पेशली ऑन ट्यूसडे। तो रेड कलर के जैसे खाने पीने का आइटम हो या कलर की कोई चीज हो, फूल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग दैट शुड बी गिवन टू समवन नीडी। एंड स्पेशली लेबर क्लास लोगों को अगर देना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा इनके लिए, फिर साल बहुत अमेजिंगली अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच शुभम सिंह जी, बहुत शुक्रिया, जी थैंक्स अ लॉट कि आपने हाँ मेरे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। दोबारा भी आपसे बात होगी, थैंक्स अ लॉट। सर।